दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं कई दिनों से कहानी नहीं डाल पाई। आज मैं एक नई कहानी डाल रही हूँ कि कृपया इस कहानी को अपना प्यार दें। बांग्लादेश के एक आलीशान महल के कमरे से वह कमरा बहुत डरावना और काला था। वहाँ की वाइब्स कुछ अजीब थी। वहीं खिड़की के पास एक लड़का खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल हंसता नहीं है। उसके चेहरे के भाव बहुत खतरनाक थे। अगर कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो मर जाए। अपने जेब में हाथ डालकर खड़ा था। एकटक चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत अजीब से भाव थे। उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि वह क्या सोच रहा है। उसके पीछे बैठा लड़का चिढ़कर बोलता है, अभ्युद, तू कब तक ऐसे खड़ा रहेगा? पिछले 1 घंटे से तू ऐसे ही खड़ा है। तूने मुझे क्यों बुलाया इतनी रात में? कितनी सुकून से सो रहा था मैं, लेकिन तुझे तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती। तभी उसे अपने कानों में बहुत ही ठंडी आवाज़ सुनाई दी, अगर नौटंकी हो गई हो तो काम की बात कर। क्या वो यहाँ आ गया है? उसकी बात सुनकर वह लड़का भी सीरियस हो गया और बोला, हाँ, शिकार खुद आया है शिकारी के पास। उसकी बात सुनकर अभ्युद बहुत अजीब तरफ से मुस्कुरा कर बोला, वो तो आना ही था, आखिर उसका पाला अभ्युद सिंह राणा से पड़ा है। हीरो अभ्युद सिंह राणा देखने में किसी मॉडल से कम नहीं था, या फिर यूँ कहें इनके आगे मॉडल भी फेल है। 6 फुट हाइट, गोरा रंग, 8 पैक एब्स, मस्कुलर बॉडी, जेल से सेट किए हुए बाल, कुल मिलाकर हमारा हीरो इतना हैंडसम है कि लड़कियां आहें भरती हैं उसे देखकर। यह बहुत बड़े बिजनेस टाइकून और एक खतरनाक माफिया भी है। पूरे एशिया में इनका राज चलता है। लोग इन्हें शैतान के नाम से भी जानते हैं। इनके पास सब कुछ है, पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत, और इन्हें इस बात का घमंड और गुरूर भी है। इन्होंने यह सब कुछ अपने दम पर हासिल किया है। इन्हें बस 2 चीज़ों से मतलब है, एक इनका काम और दूसरा इनका दोस्त, जिसे यह बहुत प्यार करते हैं पर दिखाते नहीं हैं। इनकी फैमिली में कोई नहीं है। इनका परिवार एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन इनका एक छोटा भाई है जो बाहर रहकर पढ़ाई करता है, और जो चीज़ इन्हें पसंद आ जाती है वह उन्हें अपना बना कर छोड़ते हैं। इनके दोस्त का नाम राहिल रायचंद्र है। इनके परिवार में इनका कोई नहीं है। इनके पैदा होते ही इनके माँ बाप ने इन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया था। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। यह भी बहुत हैंडसम है, लेकिन हमारे हीरो से ज़्यादा नहीं। यह अभ्युद के साथ ही रहते हैं और उनके साथ उनके ही ऑफिस में काम करते हैं। अभ्युद और राहिल आपस में कुछ बात करते हैं और फिर राहिल अपने रूम में सोने चला जाता है और अभ्युद एकटक चांद को देखता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो देखने में बेइंतहा खूबसूरत, एकदम डॉल जैसी, गोरा रंग, गुड़िया जैसी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी रंग, चेरी जैसे होंठ, कमर तक लहराते बाल, सफ़ेद कलर की फ्रॉक पहनी थी और बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी, जो देखे उसे प्यार हो जाए। इनके माँ बाप नहीं है। यह अपनी नानी के पास रहती हैं। इन्हें काम की ज़रूरत है क्योंकि इनकी नानी बीमार रहती है और इनके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं है। ओह सॉरी, मैं इनका नाम बताना ही भूल गई। ये हमारी कहानी की नायिका नायरा सिंघानिया है। यह अपने काम की तरह ही प्यारी है और यह बहुत ही चंचल और शरारती है। खैर, यह तो हो गया। एक घर, छोटा मगर खूबसूरत घर। उस घर के अंदर एक लड़की जो बहुत क्यूट थी, वो अपनी कमर पर हाथ रखकर अपनी आंखों को छोटा करके अपनी नानी को देख रही थी और बोली, नानू, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हो? नानी बोली, मुझे यह कड़वी और बेकार दवाई नहीं खानी नायरा। नानू, अगर दवाई नहीं खाओगी तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। इतना बोलकर वह अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। यह देखकर नानी का मुंह बन जाता है और वह ज़बरदस्ती दवाई खा लेती है। यह देखकर नायरा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। यह देखकर नानी और चिढ़ गई और बोली, मिल गया तुझे सुकून, इतनी देर से मेरे पीछे पड़ी है थी। फिर मुंह बनाकर बोली, इतनी बेकार दवाई थी, सारा मुंह खराब हो गया। उसकी ऐसी क्यूट शिकायतें सुनकर नायरा उसे गले लगा लेती है। AS प्राइवेट लिमिटेड एंड को कंपनी के
30वें फ्लोर के राइट साइड में एक बहुत बड़ा केबिन था जो कि किसी महल के कमरे जैसा था। वहाँ की हर एक चीज़ काली थी और उस सन्नाटे को चीरती हुई किसी के कीबोर्ड पर बहुत तेज़ी से टाइपिंग करते हुए आवाज़ आ रही थी। तभी किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। उसी वक्त एक शांत मगर ठंडी आवाज़ आती है। कम इन राहिल अंदर आता है और बोलता है, यार एक परेशानी हो गई। अभ्युद उसे ऐसा देखता है जैसे पूछना चाह रहा हो कि अभ्युद क्या हुआ। अभ्युद का इशारा देख राहिल आगे बोलता है, हमारा शेफ अब नहीं आएगा क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई है। हमें किसी और को काम पर रखना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अभ्युद उसे ऐसे देखता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो क्योंकि उसने इतनी सी बात के लिए उसका कीमती वक्त खराब कर दिया। राहिल उसे अपनी तरफ ऐसे देखता देख अपनी बत्ती से दिखा देता है। उसे ऐसा देखकर अभ्युद अपना सर लाचारी से हिला देता है और गुस्से में बोलता है, अगर मरना नहीं चाहते तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। उसे इतना गुस्से में देखकर राहिल मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। नायरा का घर सुबह के 7 बजे। नायरा आज सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसे आज अपने लिए काम ढूंढना था। उसकी नानी की तबीयत खराब रहती है और उसके अलावा दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। अपने घर का खर्चा और नानी की दवाइयाँ सब कुछ उसे अकेले ही देखना होता है। उसकी नानी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसकी नानी को कुछ हो जाता तो वह क्या करती। उसका वैसे भी इस दुनिया में अपना कहने के लिए कोई नहीं था उसकी नानी के अलावा। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो वह कैसे जिएगी। उसकी नानी ही तो है जो उसका इतना ख्याल रखती है। यही सब सोचकर वह जल्दी से अपना घर का सारा काम करती है। तभी उसकी नज़र अखबार पर जाती है और वह उसे उठाकर पढ़ती है। उसमें लिखा था कि उन्हें एक शेफ की ज़रूरत है और जिसे भी इसकी ज़रूरत है वह आज से ही ज्वाइन कर सकता है। उसमें पता भी लिखा था। उसे पढ़कर वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से उस एड्रेस को नोट कर लेती है। फिर वह जल्दी से नहाने चली जाती है और नहाकर तैयार हो जाती है। तैयार होकर वह येलो कलर की फ्रॉक पहनती है और बालों को कर्ल करके खुला छोड़ देती है। कानों में छोटे छोटे टॉप्स और होठों पर लिप बाम लगाती है और पैरों में येलो कलर के शूज पहनती है। कुल मिलाकर वह बहुत सुंदर लग रही थी हमारी हीरोइन। फिर वह एक बार अपने आप को शीशे में देखती है और फिर वह नोट किया हुआ पता अपने पर्स में रख लेती है और निकल जाती है उसके लिए। राणा विला 1000 एकड़ में बना राणा विला यहाँ की खूबसूरती देखने के लायक थी। वहाँ के गार्डन में हर तरह के फूल थे जैसे सूरजमुखी, लिली, सनफ्लावर, गुलाब का फूल और कई तरह के फूल थे। उस गार्डन में उस विला के अंदर हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। बड़ा सा हॉल, 50 से ज़्यादा कमरे थे। उस विला में हर एक चीज़ मौजूद थी वहाँ, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, स्टडी रूम, लाइब्रेरी, सिनेमा और भी बहुत कुछ। बड़ा सा किचन। उस विला की हर एक चीज़ बहुत महंगी और एक्सपेंसिव थी। वहीं उस विला के 3rd फ्लोर के राइट साइड में एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे की हर एक चीज़ ब्लैक थी। उस कमरे के बीच में बड़ा सा राउंड शेप बेड था जो काले कलर का था। बड़े पर्दे लगे थे। बड़ा सा बाथरूम था। वहीं बाथरूम से अटैच चेंजिंग रूम था। तभी बाथरूम से एक लड़का आता है, एक टॉवल अपनी कमर में बांधे हुए और दूसरी अपनी गर्दन में डालकर उससे अपने बाल पोंछ रहा था। पानी उसके गले से होते हुए उसकी मस्कुलर चेस्ट पे जा रहा था। बहुत हॉट लग रहा था वह। और अभी अगर कोई लड़की उसे ऐसे देखती तो पक्का उसके पीछे पागल हो जाती। वह जल्दी से तैयार होकर नीचे जाता है। उसके पीछे एक लड़का आता है। उसने ब्लू कलर का कोट पैंट पहना था। वह भी बहुत अच्छा लग रहा था। वह आकर हॉल में बैठ जाता है। बोलता है, अभ्युद तू कितना बोरिंग है। तू क्या अब हर वक्त बस यह फालतू काम करता रहता है। अभ्युद जो भी अखबार पढ़ रहा था और बीच में कॉफ़ी का सिप ले रहा था, वह अपनी एक नज़र राहिल पर डालता है और अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, अगर तुमने एक और बकवास की तो ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर लेना। अभ्युद की धमकी सुनकर राहिल मुंह बनाकर बड़बड़ाता है,
इसको तो बस धमकी देनी आती है। एक बार मेरी भाभी आ जाए फिर मैं इससे चुन चुन कर बदला लूँगा। इतना बोलकर वह अपनी सपनों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ पर वह अभ्युत को किसी लड़की के हाथों से पीटते हुए देखता है। वह मन ही मन हंसने लगता है। तभी उसे अपने कानों में एक भारी आवाज़ सुनाई देती है, जो तू सोच रहा है वह कभी नहीं होगा राहिल। उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, इसको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसको इतना सोचते हुए देखकर अभ्युत बोलता है, अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर मत डाल, क्योंकि जहाँ से तेरी सोच खत्म होती है वहाँ से मेरी शुरू होती है। यह सुनकर राहिल बुरी तरह से चिढ़ जाता है। वह कुछ और कहता कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट आती है। वह मुंह मुड़ कर देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बला की खूबसूरत लड़की आ रही थी, जो देखने में बहुत क्यूट थी। उसको एक जगह देखकर अभ्युत भी उस तरफ देखता है तो उसकी निगाहें भी उस जगह रुक जाती है। वह लड़की जो आ रही थी उन दोनों को अपनी तरफ ऐसे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है और उन दोनों के पास जाकर बोलती है, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर दोनों होश में आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अब वहाँ की सिचुएशन थोड़ी अजीब हो गई थी। यह देखकर राहिल बोलता है, आपका नाम क्या है मिस, और आप यहाँ क्या कर रही हैं। तभी वह लड़की बोलती है, मेरा नाम नायरा है। मैंने अखबार में देखा था कि आपको एक शेफ़ की ज़रूरत है। नायरा की बात सुनकर राहिल बोलता है, ओह हाँ, क्या आप खाना बनाना जानती हैं। उसकी बात सुनकर नायरा अपना सर मासूमियत में हिला देती है। उसकी मासूमियत देखकर एक पल को अभ्युत कहीं खो सा जाता है। उसको ऐसे देखकर राहिल खांसने की एक्टिंग करता है। उसको ऐसा करता देखकर अभ्युत अपनी नज़रें उससे हटा लेता है और अखबार पढ़ने लगता है। तभी राहिल नायरा से बोलता है, क्या मैं तुम्हें बन्नी बुला सकता हूँ। नायरा हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर राहुल बोलता है, ओके बन्नी, मैं तुम्हें किचन दिखा देता हूँ। इतना बोलकर राहिल आगे चला जाता है और नायरा उसके पीछे जाने लगती है। तभी उसका पैर कारपेट में फंस जाता है और वह अभ्युत की गोद में गिर जाती है और उन दोनों के होठ आपस में मिल जाते हैं। यह देखकर दोनों की बॉडी में करंट लगता है और दोनों की आंखें आपस में उलझ जाती हैं। अभ्युत को यह एहसास बहुत अच्छा लगता है और वह नायरा को किस करने लगता है। यह देखकर नायरा की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे ऐसा करता देख अभ्युत को उस पर बहुत प्यार आता है, इसलिए वह उसे और ज़ोर से किस करने लगता है। दूसरी तरफ राहिल अपने में बड़बड़ाते हुए किचन में जा रहा था कि अचानक रुककर उसके अपने पीछे देखता है और नायरा को अपने पीछे ना देखकर वह हैरान रह जाता है और बोलता है, यह बन्नी कहाँ चली गई। फिर वह जाकर हॉल में देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अचानक से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वह सदमे में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका दोस्त जो कभी किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता, वो एक लड़की को किस कर रहा था। यह बात उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वहीं राहिल की चीख सुनकर दोनों होश में आते हैं। नायरा, जिसके लिए यह सब कुछ नया था, वह दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। अचानक से उसे होश आता है और वह जल्दी से खड़ी होकर वहां से भाग जाती है। यह सब देखकर अभ्युत को बहुत गुस्सा आता है। उसे यह सब अच्छा लग रहा होता है। उसका स्पेशल मोमेंट राहिल की वजह से ख़राब हो गया। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो राहिल को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगता है। वहीं राहिल उसे अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर वहाँ से भाग जाता है। राणा विला। रात के 8 बजे अभ्युत छत पर खड़ा होकर एकटक चाँद को देख रहा था। उसे उस हादसे के बाद से उसका चैन सुकून वो लड़की ले गई। अभ्युत को चाँद में भी नायरा ही नज़र आ रही थी। वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो लड़की उसके दिल और दिमाग से जा ही नहीं रही थी। आज तो उसका मन काम में भी नहीं लग रहा था। तभी राहिल उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन अभ्युत अभी भी वैसे ही खड़े होकर बिना पीछे मुड़े वैसे ही चाँद को देखता रहता है। उसे ऐसे देखकर राहिल उससे बोलता है, भाई तुझे प्यार हो गया है, और वैसे भी
प्यार की कोई उम्र नहीं होती। यह कब किससे और कहाँ हो जाए किसी को नहीं पता। और वैसे भी वह तो है ही इतनी प्यारी, किसी को भी उससे प्यार हो जाए। अगर तुझे उससे प्यार नहीं है तो कोई नहीं, मैं पटा लेता हूँ उसे। इतना बोलकर वह इधर उधर देखता है तो उसे अपने आसपास का माहौल अजीब लगता है और फिर वह अपना सर उठाकर देखता है तो एक पल के लिए डर जाता है, क्योंकि अभ्युद इस समय किसी नरक का शैतान लग रहा था। यह देखकर राहिल अपना थूक गटक लेता है। तभी उसे अपने कानों में एक दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनाई देती है। अभ्युद बोलता है, नहीं, वह किसी की नहीं हो सकती, वो मेरी है। मुझे यह तो नहीं पता ये मोहब्बत है या नहीं, लेकिन वो जब से आई है तब से इस दिल को उसका सुकून मिल गया है और अब वह यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसे छूने का, उसे देखने का, उसके साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मुझे है। तभी राहिल उसे बीच में काटते हुए कहता है, पर वो नहीं मानी तो क्या करेगा तू? और हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और हो। ये सुनकर अभ्युद पागलों जैसा चीखते हुए कहता है, नहीं, कोई उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। और रही बात उससे किसी और को पसंद करने की, तो जो कोई भी उसके और मेरे बीच आने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। वो मेरा जुनून बन गई है, जिसे पाना मेरा मकसद बन गया है। अब तो उसकी रूह, उसकी हर एक सांस, यहाँ तक वह खुद अब मेरी इस कैद में फंस चुकी है और उसे अब इस कैद से कभी रिहाई नहीं मिलेगी। वो आई तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगी कभी नहीं। वह जुनून है मेरा। इतना बोलकर वह अपनी दाढ़ी पर बहुत अजीब तरीके से हाथ फेरता है और बहुत ही सनकी तरीके से मुस्कुराने लगता है। नायरा का घर, वहीं दूसरी तरफ नायरा का घर। नायरा अपने कमरे में सो रही थी और बड़बड़ा रही थी, मेरे पास मत आना। इतना बोलकर वह झटके से उठ जाती है और तेज तेज सांसें लेने लगती है, अपने माथे पर आ रहे पसीनों को पोंछते हुए बोलती है, फिर वही सपना, वह लड़का और उसकी वो आंखें। ना जाने क्या था उन आँखों में। हर रोज़ वही सपना, वही आँखें। मैं परेशान हो गई हूँ इन सब चीज़ों से, पर वह सपना मुझे क्यों दिखता है और वह आँखें, वह मुझे इतनी अजीब तरह से क्यों देखती है। फिर वह अपना सर पकड़कर बोलती है, ओह गॉड, मैं क्या करूँ? तभी अचानक से उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है तो देखती है कि घड़ी में अभी 12 बज रहे हैं। ओह शिट, इतनी जल्दी 12 बज गए, मुझे सुबह काम पर जाना है, मुझे सो जाना चाहिए। इतना बोलकर वह सो जाती है। अगली सुबह नायरा घर का काम करने के बाद नहा कर तैयार हो जाती। आज उसने सफ़ेद टी शर्ट और सफ़ेद कलर की शॉर्ट्स पहनी थी और पैरों में सफ़ेद कलर के शूज़ पहनी हुई थी और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। होठों पर लिप बाम लगाया था। बिना मेकअप के वह बहुत सुंदर लग रही थी। पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद अपनी नानी के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है, नानू, मैं जा रही हूँ, आप समय पर दवाई खा लेना और अगर मुझे पता चला कि आपने दवाई नहीं खाई तो फिर वह जो आप सीरियल देखती हो ना, क्या नाम है उसका। फिर कुछ देर सोचने के बाद, हाँ याद आ गया, वो सीरियल जो आप देखती हैं हो ना, मेरी सास भूत है, वो देखना तो आप भूल ही जाना। उसकी बात सुनकर नानी कहती है, नहीं, मैं दवाई खा लूँगी और तू मेरा सीरियल नहीं बंद करेगी। उसकी बात सुनकर नायरा कहती है, आप दवाई खा लोगे तो मैं आपका सीरियल देखना बंद नहीं करूँगी। नानी अपना मुँह बनाकर बोलती है, पहले वादा कर तभी खाऊँगी। नायरा प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती, अच्छा बाबा, पक्का वादा, अगर आप दवाई खाओगी तो नहीं बंद करूँगी। ना बोलकर वह उन्हें गले से लगा लेती है और बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना, बाय। कुछ देर बाद नायरा राणा विला के बाहर आ जाती है, पर आज उसे एक अजीब सी बेचैनी होती है। उसे आज उस विला के अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। यहाँ से भाग जाना चाह रही थी, पर वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ काम करना उसकी मजबूरी थी।
आज उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था। फिर वह एक गहरी सांस लेकर अंदर की ओर बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो अपने कदम अंदर की ओर बढ़ा रही थी, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। नायरा अपनी तेज हुई सांसों को काबू करते हुए धीरे कदमों से अंदर जा रही थी। अचानक उसके पैर किसी पत्थर से टकरा गए। यह देखकर वह बहुत बुरी तरह डर गई। उसे लग रहा था कि वह गिर गई, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। तो उसने अपनी आंखों को धीरे से खोलकर देखा तो पाया कि वो किसी की बाहों में है। यह देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़े लड़के पर गई। एक पल के लिए तो वह उसमें खो सी गई। ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने, जेल सेट किए हुए बाल और हल्की हल्की सी बियर्ड और उसकी वह गहरी काली आंखें। अभी वह इन सब चीज़ों में खोई थी कि तभी किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर वह जल्दी से सीधी खड़ी हो जाती है और अपना सर नीचे झुका लेती है, क्योंकि उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इस वजह से वह और भी प्यारी लग रही थी। पर वहाँ कोई था जो उसे अपनी जुनून और शिद्दत भरी नज़रों से देख रहा था। इस समय अगर अभ्युदय को कोई देख लेता तो उसके लिए यह बात सदमे से कम नहीं होती, क्योंकि जो बंदा इतने वर्षों से मुस्कुराया ना हो, जो चेहरे पर बस रौब और गुस्सा लिए घूमता हो, अगर कोई उसे अचानक से मुस्कुराते हुए देख ले तो उसके लिए यह बात बहुत अजीब होगी। और हो भी क्यों ना, जो बंदा कभी मुस्कुराता नहीं, हंसता नहीं, वह अचानक से हंसने लगे तो सभी लोग सदमे में चले जाएंगे। लेकिन कोई था जो उसे यूं हंसते और मुस्कुराते हुए देख रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि राहिल था। वह अपने दोस्त को इस तरह मुस्कुराते हुए देख बहुत खुश हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने इतनी कोशिश की थी कि उसका दोस्त पहले के जैसे मुस्कुराने लगे, पर हर बार वह नाकाम हो जाता। अपने दोस्त के चेहरे पर हल्की सी ही सही मुस्कान देखकर वह आज बहुत खुश था। उसने यह तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, नायरा को उसकी लाइफ से जाने नहीं देगा। नायरा ही तो एकमात्र ऐसी वजह थी जो उसके दोस्त को फिर से मुस्कुराना सिखा सकती थी। और नायरा उन लड़कियों में से नहीं थी जो अभ्युदय के या किसी और के पास पैसों के लिए जाए। अभी तक उसे यह बात पता चल गई थी कि नायरा ही लड़कियों की जैसी नहीं है। वह सबसे अलग और मासूम दिल की लड़की है और भोली भी है। वो यही सब सोचकर उन दोनों के पास जाकर बोलता है, तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कुश्ती कर रहे हैं। इतना बोलकर वहाँ से अंदर चला जाता है और उसके पीछे नायरा भी अंदर चली जाती है। फिर वहाँ जाकर बोलती है, मैं किचन में जाकर कुछ बना देती हूँ। इतना बोलकर वह किचन की तरफ चली जाती है। अभ्युदय हाल में आकर बैठ जाता है। उसके बगल में राहिल बैठ जाता है। राहिल बोलता है, अभ्युदय तुझे एक बात बतानी है। कि उसकी बात सुनकर अभ्युदय सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है, जैसे कहना चाह रहा हो कि आगे बोलो, बात क्या है। उसकी बात समझकर राहिल बोलता है, कोई है जो कंपनी में गड़बड़ कर रहा है। राहिल की बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो जाती और वह बहुत अजीब तरीके से बोलता है, मुझे पता है यह सब कौन कर रहा है। उसकी बात सुनकर राहिल हैरान हो जाता है और बोलता है, तुझे पता है वह कौन है? तो उसका नाम बता मुझे, कौन है वह जो हमसे गद्दारी कर रहा है? उसकी बातें सुनकर भी वह कुछ नहीं बोलता। तो राहिल समझ जाता है कि इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए वह भी चुप हो जाता है। तभी उन दोनों को अपने कानों में बहुत ही मीठी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कि नायरा की थी। वह बोल रही थी कि खाना बन गया है, आप दोनों आ जाओ। फिर वह लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। राहुल के मुंह में पानी आ जाता है। इतना सारा खाना देखकर नायरा ने खाने में मटर पुलाव, बूंदी का रायता, आम का अचार, आलू का पराठा और भी बहुत कुछ बनाया था। वैसे तो अभ्युदय ये सब कुछ
खाता नहीं है क्योंकि वह डाइट करता है और उसे तली हुई चीज़ें नहीं पसंद थी और यह बात राहिल को भी अच्छे से पता थी, इसलिए वह कुछ कहने वाला था कि अभ्युत ने उसे आंखों के इशारे से मना कर दिया नायरा को कुछ भी बताने से, क्योंकि वह नहीं चाहता कि नायरा को बुरा लगे। इसलिए उसका इशारा देखकर राहिल भी कुछ नहीं बोलता। वह सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद काम पर जाने लगते हैं। तभी अभ्युत अपनी ठंडी और भारी आवाज़ में नायरा से बोलता है, आओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नायरा उसे सवालिया नज़रों से देखती है। अभ्युत उसकी नज़रों को खुद पर भांप लेता है, इसलिए वह बिना देखे ही बोलता है, आज हम दोनों को लेट हो गया है और हम रात का खाना बाहर से खा कर आएंगे, इसलिए तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल से तुम अपने समय पर आ जाना। इतना बोलकर वह बाहर चला जाता है और नायरा उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसको इस तरह खोया हुआ देखकर राहिल उसके पास जाकर कंधों से पकड़कर हिलाते हुए बोलता है, बन्नी क्या हुआ, तुम कहाँ खोई हुई हो और तुम्हें अभ्युत के पीछे जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर नायरा बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है, नायू को उनके साथ नहीं जाना। राहिल उससे प्यार से पूछता है, क्यों बन्नी, तुम्हें अभ्युत के साथ क्यों नहीं जाना। नायरा बहुत ही मासूमियत से बोलती है, वो नायू को उनसे डर लगता है और न जब वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अभी खा जाएंगे। उसकी बात सुनकर राहिल बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते उसका पेट दर्द होने लगता है। फिर कुछ देर बाद रुककर बोलता है, वाह, पहली बार कोई अभ्युत को टक्कर देने वाला मिला है। अभी वह कुछ बोलता कि तभी उसे अभ्युत की बेहद खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है। अभ्युत जो अभी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि नायरा की बात सुनकर रुक जाता है और जब वो उसकी आगे की बात सुनता है तो उसकी मुट्ठी कस जाती है और वो बहुत ही गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया है। इतना बोलकर वह जाने लगता है। फिर कुछ दूर जाता फिर रुककर बोलता है, सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास। इतना बोलकर वह तेजी से बाहर की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद राहिल बोलता है नायरा से, बन्नी तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। उसकी बात सुनकर नायरा जल्दी से बाहर की तरफ भागती है, जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा है। उसको इस तरह जाते देखकर राहिल अपना सर लाचारी से हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ नायरा बाहर कार के पास आकर बहुत तेज़ तेज़ सांसें लेने लगती है। फिर कुछ देर बाद वह शांत होकर अपने सामने देखती है तो अभ्युत कार के अंदर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था और उसके पीछे 10-12 गाड़ियां बॉडीगार्ड की थी और उन सभी बॉडीगार्ड ने ब्लैक कलर का सूट पहना था। यह देखकर नायरा जल्दी से गाड़ी के पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठने ही जा रही थी कि तभी उसे एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आकर बैठो। यह सुनकर वह झेप जाती है और जल्दी से आगे आकर बैठ जाती है। अभ्युत आज गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसे अपनी प्यारी सी मासूम सी डॉल के साथ टाइम स्पेंड करना था। नायरा के बैठ जाने के बाद अभ्युत कार ड्राइव करने लगता है। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद उसकी नज़र नायरा की तरफ पड़ती है। वह देखता है कि नायरा सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही है। उसे ऐसे परेशान देखकर वह उसकी सीट बेल्ट लगाने के लिए उसकी तरफ झुक जाता है। उसे अपने इतना करीब देखकर नायरा के दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह तेज हो जाती हैं। अभ्युत को भी उसकी धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। ये देखकर अभ्युत उसकी तरफ देखने लगता है। अभ्युत को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। ये देखकर अभ्युत के चेहरे पर बहुत अजीब सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो उसकी तरफ और झुक जाता है, जिससे दोनों और करीब आ जाते हैं, जिस वजह से नायरा को अभ्युत की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। फिर वो उसकी सीट बेल्ट लगा देता है। उसका सीट बेल्ट लगाने के बाद अभ्युत गाड़ी ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है जहां पर बहुत जाम लगा था। इस वजह से उसे गाड़ी को रोकना पड़ता है। उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी कि उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर जाम ज़्यादा नहीं होता था वह सिग्नल तोड़ देता, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था क्योंकि सिग्नल पर बहुत जाम था। तभी उसकी कार के बगल में 2 बाइक आकर रुकती हैं जिस पर 4
लफंगे बैठे थे। वहीं गाड़ी में अभ्युत कार का शीशा खोल देता है क्योंकि नायरा को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। यह देखकर अभ्युत कार की खिड़की खोल देता है, जिससे बाइक पर बैठे लड़के नायरा को देख लेते हैं और बहुत भद्दे तरीके से बोलते हैं, आज तो मज़ा आ गया, क्या कमाल का माल दिखा है आज। पहले वाले की बात सुनकर दूसरा वाला भी उसी तरीके से बोलता है, भाई आज किसका मुंह देखकर उठा था कि इतनी खूबसूरत हुस्न का दीदार हो गया। उसकी बात सुनकर तीसरा वाला बोलता है, हाँ भाई सही बोल रहा है तू, अगर आज रात के लिए मिल जाती तो मज़ा आ जाता। इतना बोलकर वह सभी पागलों की तरह हंसने लगते हैं। वहीं गाड़ी में बैठा अभ्युत यह सब सुनकर गुस्से में जलने लगता है। उसके ऊपर शैतान हावी होने लगता है। उसकी हाथों की नसें दिखने लगती है और आंखों में खून की तरह लाल हो जाती हैं। किसी तरह वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर वह अपने फ़ोन को निकाल कर उसमें किसी का मैसेज कर देता है। उसी वक्त सिग्नल खुल जाता है। यह देखकर अभ्युत गाड़ी की स्पीड बहुत हाई कर लेता है और बहुत गुस्से में ड्राइव करने लगता है। वह यह भी भूल जाता है कि उसके बगल में नायरा बैठी है। गाड़ी की इतनी तेज़ स्पीड देखकर नायरा बहुत डर जाती है और वह हकलाते हुए बोलती है, प्लीज़ गाड़ी की स्पीड धीरे कर दीजिए। लेकिन अभ्युत तो जैसे कुछ सुनने के मूड में नहीं था। ये देखकर नायरा रोने लगती है। उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर अभ्युत गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर बहुत ही गुस्से में नायरा की तरफ का डोर खोलता है और एक झटके से उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेता है। नायरा जो अभी सिसकियां ले रही थी, उसके इस तरह खींच लेने से डर जाती है। अभ्युत उसे दोनों कंधों से पकड़कर बोलता है, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी तरफ देखने की, किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज उन्हें मौत के दर्शन करवाऊंगा। उन्हीं गंदी आंखों से तुम्हें देखा ना, वह आंखें नोच कर फेंक दूंगा। इतना बोलकर वह गाड़ी के बोनट पर अपना हाथ मार देता है। यह देखकर नायरा और डर जाती है और अभ्युत के हाथ में चोट देखकर पता नहीं क्यों उसे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए वह अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके हाथ में बांध देती है। तभी अभ्युत उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। एक हाथ उसकी कमर में डालता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ता, फिर उसको बिना कोई वार्निंग दिए उसके गर्म होठों पर अपने ठंडे होंठ रख देता है और बहुत ही जुनून के साथ उसे पैशनेट किस करने लगता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।